रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर वो उतरा। भरी बस से यहाँ उतरने वाला वो इकलौता ही था। गाड़ी उसे उतार कर आगे बढ़ गई तो उसने आसपास नजरें दौड़ाईं। जहाँ तक नजरें काम कर रही थीं वहाँ सिर्फ खेत और इक्का दुक्का पेड़ ही नजर आ रहे थे। हालांकि गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। जबकि आमतौर पर सर्दियों की तुलना में गर्मियों की रातों में लोग अक्सर आते जाते रहते, मगर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं हैं। उसे बताया गया कि रात 8 बजे तक यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 8 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश कर रहा था, वरना उसे 7 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी होगी। मोबाइल का भी उस वक्त आविष्कार नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कज़न को बुला लेता। उसने जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और एक लंबा कश खींच कर चल पड़ा। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें एक मिठाई का डब्बा समेत उसके 3-4 सूट थे। छोटी मोटी दूसरी चीजें भी थी जो उसके घर वालों ने उसकी बुआ के लिए दी थी। वो 15-20 साल पहले यहाँ पर एक बार आया था। वो सुबह निकला तो जल्दी था, मगर एक तो यात्रा लंबी थी और दूसरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए रात हो गई थी। शहर से यहाँ तक बस 2 ही गाड़ियाँ आती थीं, जिसमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। उसे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में खराब हो गई थी। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत वक्त बर्बाद हुआ और फिर ऐसा हुआ कि कोई साधन भी नहीं मिला जिस पर बैठकर वो यहाँ तक पहुँच सकता था, इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई चारा नहीं था। बैग कंधे पर लटकाए सिगरेट के कस लगाता वो धीरे धीरे चल रहा था। वो जानता था कि 7 किलोमीटर की यात्रा उसे पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद ही उसे यहाँ इस वक्त कोई सवारी मिलती जो उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा गांव आया, मगर ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था। ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। वो पैदल ही था। गांव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए उसने गांव के अंदर से गुजरने की बजाय शहर वाले रास्ते को ही सही समझा। उसे इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गाँव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसके बुआ का गाँव आना है जहाँ उसे जाना है। बुआ ने भी रहने के लिए दुनिया की आखिरी छोर को ही चुना था। वो चलते चलते बुदबुदाया। टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई। दीपक हिम्मत नहीं हारनी, अभी रास्ता लंबा है, उसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नजर आने वाली रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि इस रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनियों को देखकर दिल चाह रहा था कि यही जमीन पर बैठकर सिराना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफी देर वही बैठा रहा, सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठकर खड़ा हुआ। चलना तो था ही, तभी रास्ता कट सकता था। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि अपनी दाईं तरफ से उसे किसी चीज के भागने की आवाज आई। वो ठिठक कर रुका और आंखें फाड़कर उस तरफ देखने लगा। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। रात थी, उसे कुछ कदम आगे का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई गीदड़ या कुत्ता होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा ईश्वर याद आता है और इंसान ऐसा खुदगर्ज है कि परमात्मा को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। दीपक को भी कुछ याद आया था। सब पढ़ लिया और अब ईश्वर के नाम को जपते हुए चलने लगा। परम पिता परमेश्वर के नाम से दिल को काफी हद तक हिम्मत मिली थी। दूसरा गांव करीब आ गया था। इस गांव के अंदर से ही गुजरकर जाना था, क्योंकि उसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने के पहले दीपक ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। कहीं कहीं किसी घर के बाहर हल्की सी रोशनी का बल्ब जल रहा था। दीपक को किसी घर के बाहर के लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अक्सर लोग बाहर सोते हैं। वो 2 गलियों से गुजर कर अब काफी खुले मैदान में आ गया था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर उसमें से एक ने सर उठाकर दीपक की तरफ देखा। कुत्तों को अपनी तरफ देखता पाकर दीपक चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी लेकर उस पर हमला कर दे। हाथ में पकड़ी लकड़ी को उसने छुपा लिया। कुत्ता दीपक की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई हरकत न पाकर उसने दोबारा सर जमीन पर रख दिया। दीपक कुत्ते पर नजरें जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसे तसल्ली हो गई। उसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थी। हालांकि अब उसकी टांगे जवाब दे चुकी थीं, मगर मसला ये था कि यहाँ उसे जानने वाला कोई नहीं था जिसके पास रात गुजार सके।
हिम्मत करो दीपक, मंजिल करीब है, उसने खुद से कहा और उठकर खड़ा हुआ। एन उसी वक्त मकान का पुराना टूटा फूटा दरवाजा खुला और उसमें से एक जवान लड़की निकलकर धीरे धीरे चलती हुई दीपक के करीब पहुंच गई। आप कौन हैं और रात के इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही उससे पूछा। 18-19 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादे से कपड़े पहन रखे थे। मुझे उस गाँव में जाना है, दीपक ने एक हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी दीपक की नजरें उस लड़की के पांव की तरफ चली गईं। डरिए नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, दीपक की नजरों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुराकर कहा। दीपक शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। दीपक ने अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि उस गाँव में उसकी बुआ रहती है जिससे वो मिलने आया है। वो गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया। वो लड़की बोली। ओहो, उस गाँव की लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ती थी। उनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त अर्चना भी थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कई साल हो गए उसे देखा भी नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। अर्चना? अर्चना तो मेरी कजिन का नाम है, दीपक अचानक बोला और अपनी बुआ का नाम बताकर पूछा। ओ, अर्चना वही तो नहीं? दीपक की बुआ का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ बिल्कुल वही, उसके पापा का नाम भी यही था। आप उसके कजिन हैं? हाँ, मैं उसका कजिन हूँ, दीपक ने कहा और साथ ही उसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम रीमा है। हैरत की बात यह थी कि वो काफी देर से वही खड़ी उससे बातें कर रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही उसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफी रास्ता तय कर लिया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्तों ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुपकर देख रही थी। रीमा के आखिरी शब्द सुनकर दीपक को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। पैदल चलकर तो वाकई वो बहुत ज्यादा थक चुका था, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना ठीक भी नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी न लगे, दीपक ने सोचा और अपनी सोच का इंतजार करके उस लड़की से भी कह दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है। लड़की ने कहा तो दीपक को भी हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कजिन हैं तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा तो दीपक को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी में दीपक को रात गुजारने को कहा ताकि उसे और ज्यादा परेशानी न हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकते हैं। दीपक ने एक पल रीमा की ऑफर पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर उसके साथ चल पड़ा। बचे हुए 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने की बजाय बेहतर था कि बाकी बची रात को वो यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आने के लिए रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही दीपक को बड़ी हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से आंगन में 2 चारपाइयां बिछी थी। उनमें से एक पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी जो शायद रीमा की थी। दीपक को हैरत इस बात पर हुई कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर लंबे समय से कोई रहता ही नहीं है। एक लौते कमरे का दरवाजा भी गायब था। आप इस पर लेट जाइए, रीमा ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए दीपक से कहा। दीपक को लगा कि घर में ये शायद 2 ही रहती हैं और शायद इनका कोई सहारा भी नहीं, इसलिए गरीबी की वजह से घर का ये हाल है। बिना कोई सवाल किए उसने अपना बैग जमीन पर रखा और चारपाई पर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? रीमा को शायद ख्याल आया कि वो भूखा होगा। हालांकि दीपक को भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक्त की वजह से वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग परेशान हो। बेटी कौन है? अचानक रीमा की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। माँ, ये मुसाफिर हैं, दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा रात हो गई है तो हमारे घर रात गुजार लो, सुबह चले जाना। रीमा ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद यही हमारे काम आ जाए, रीमा की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। रीमा की माँ के शब्द शायद ये हमारे काम आ जाएं, ये सुनकर तो मैं चौंक गया। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? उसने रीमा से पूछा। कुछ नहीं, आप आराम करें, माँ ने तो बस यूं ही कह दिया। रीमा ने जवाब दिया तो दीपक चुप हो गया, मगर उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। शायद ये लोग उससे कुछ पैसों की मदद चाहते होंगे, उसने सोचा और करवट बदल ली। उसने ठान लिया था कि सुबह जाने से पहले वो इनकी मदद जरूर करेगा। थकावट की वजह से दीपक को जल्दी नींद ने घेर लिया। सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो नींद से जागा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, फिर रात का सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहाँ सिवाय उसके कोई और नहीं था, मगर आंगन में टूटी चारपाइयाँ मौजूद थीं। उनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा इंतजार करता रहा कि शायद रीमा या उसकी माँ यहाँ आ जाए। कुछ मिनटों तक जब कोई नहीं आया तो वो रीमा को आवाज देता हुआ अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था।
कमरे की हालत भी घर जैसी थी। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात वाला सारा किस्सा उसे एक सपने की तरह लग रहा था, मगर दीपक की घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो ये जाहिर कर रही थी कि वो इस घर में अपनी मर्जी से तो नहीं आया था। यकीनन उसे कोई लाया था। उसे यहाँ लाने वाली लड़की अब रीमा वहाँ नजर नहीं आ रही थी और घर की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहता नहीं है। इस घर से निकलते हुए लोगों ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे वो इंसान की बजाय कुछ और ही हो। अपनी बुआ के घर पहुँचने तक दीपक रात वाले किस्से के बारे में ही सोचता रहा। दीपक की बुआ और कजिन उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। पूछने पर उसने बताया कि वो रात को यहाँ आया था। लेट होने की वजह से पिछले गाँव में किसी ने अपने घर में रोक लिया था, इसलिए सुबह सुबह यहाँ आ गया। दीपक ने थोड़ा बहुत बताया, मगर रात वाला किस्सा उसने गोल कर दिया। तीसरे दिन उसका कजिन उसे लेकर अपने एक दोस्त से मिलने गया। वो वही गांव था जहां दीपक को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में ही दीपक ने अपने कजिन के दोस्त से उस घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चौंक गया। भाई आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने कहा तो दीपक ने सारी बात उससे बता दी। दीपक की बात सुनकर उसका कजिन और दोस्त दोनों उछल पड़े। वो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें उसके दिमाग की हालत पर शक हो रहा हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? दीपक ने हड़बड़ाहट से पूछा तो जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर दीपक आंखें फाड़े देखता रहा। उसके कजिन ने कहा कि दीपक, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। इस घर में वाकई माँ बेटी रहती थी। धर्म से वो पारसी थे मगर बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। इस गांव में पारसियों के और भी घर हैं और सब बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं। रीमा और उसकी माँ भी ऐसी थी, लेकिन एक रात बिना बताए वो दोनों कहीं चली गईं। गांव के लोगों ने भी उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात उन्हें इसी घर में देखा है? दीपक के कजिन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो दीपक ने उसे रीमा की उम्र और कदकाठी बताई। उसका कजिन का दोस्त चौंक पड़ा। हाँ बिल्कुल वो ऐसी थी। उसके दोस्त ने जोश से कहा। बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तीनों उठकर उस मकान को देखने चल पड़े। वहां सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। घर का नक्शा हूबहू वैसा ही था जैसे दीपक ने बताया था। चारपाइयाँ अब भी वैसे ही पड़ी थीं। दिमाग में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए, मगर दीपक को ये ज़रूर समझ में आ गया था कि रीमा नाम की वो लड़की अगर चुड़ैल नहीं है तो इंसान भी नहीं है। उसे याद आया कि उस रात रीमा ने कहा था कि वो उसे कब से देख रही थी मगर आगे नहीं आई, क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में ये खासियत होती है कि वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो इंसानों को नज़र नहीं आते। दीपक ने अपनी कज़न अर्चना को सारी बात बताई तो वो भी उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, रीमा नाम की एक पारसी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। कई साल पहले जब वो कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक रीमा और उसकी माँ रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने ही घर में मिली। शायद ये वापस आ गए हो। अर्चना ने अपना ख्याल पेश किया, मगर दीपक जानता था कि बात कुछ और है। अगर वो वापस आ गई होती तो उसके घर की हालत वैसी ना होती, वो दिन में भी नजर आती। उसने तय कर लिया कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहेगा। अगली रात उसी गांव में दीपक अपने कजिन के दोस्त के घर पे मौजूद था। रात के करीब 5:15 बजे वो अपने घर से निकला और रीमा के घर के बाहर आकर बैठ गया। वो वहां बैठा रहा। सुबह हो गई मगर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे रीमा नजर नहीं आई। अगली रात वो फिर वहीं मौजूद था। रात को 12:30 बजे का वक्त होगा। अब दीपक को रीमा के घर के पास सफेद सा एक साया नजर आया। वो उसकी तरफ चल पड़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही दीपक रीमा को पहचान चुका था। रीमा सफेद चेहरा लिए दीपक को खड़े होकर देखती रही। कौन हो आप? दीपक ने करीब पहुंचते ही पूछा। मेरे पीछे आ जाओ, रीमा ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। दीपक ने एक पल सोचा और फिर रीमा के पीछे चल पड़ा। दीपक रीमा के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल उसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े सो रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा, कौन है? माँ, दीपक है। रीमा का जवाब सुनते ही उसने फिर से चादर अपने ऊपर खींच ली। रीमा ने उसे इशारा किया और अपने कमरे के अंदर चली गई। दीपक भी हैरान था और उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। रीमा कमरे के बीच में खड़ी जमीन को घूर रही थी। वही कई सालों से यहाँ रीमा ने पर्स की तरफ उंगली से इशारा किया। दीपक को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने चौंक कर रीमा को देखा। वो जमीन को घूर रही थी। कुछ देर के बाद उसने सर उठाकर दीपक को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रहे थे कि अचानक 3 नकाबपोश लड़के दीवार फांदकर अंदर आ गए। उन्होंने हमें जगने से पहले ही काबू कर लिया और रस्सियों
बालों में जकड़ लिया। वो तीनों लड़के इसी गांव के रहने वाले थे और चोरी की नियत से आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और माँ के कोई कीमती चीज़ नहीं थी। वो मेरे ही लिए आए थे। न जाने कब से वो मुझ पर अपनी लाश टपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी से अपनी हवस मिटाई। इस बीच उनमें से एक के चेहरे से नकाब हट गया। मैंने उसे फौरन पहचान लिया कि वो गांव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था कि सारे गांव के सामने उसको जलील करूंगी। शायद ये बात वो भी जान गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को चाकू से मारकर हमारी हत्या कर दी। मेरी माँ की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मिट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी और भागकर उनके करीब पहुंची। हैरत की बात ये थी कि मेरी आवाज़ उन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, मगर वो ऐसे गुजर गए जैसे उनके सामने मैं थी ही नहीं। मेरा शरीर केवल धुएं की तरह था। उसके बाद आज तक कई लोगों को बताने की कोशिश की, मगर किसी को भी मैं नज़र नहीं आती थी और ना ही उनको मेरी आवाज़ सुनाई देती। उस रात आपने मुझे देखा तो मुझे खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊं। कुछ कर सकते हैं तो ये आपका हम पर एहसान होगा। वो लोग आज भी इसी गांव में रहते हैं। मैं उन्हें रोज़ देखती हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। दीपक ने पूछा, आप मुझसे क्या चाहती हैं? रीमा बोली, आप हमें इंसाफ दिला दें, पुलिस के पास जाएं और उनको सारी कहानी सुनाकर उन लोगों को पकड़वा दें। दीपक ने कहा, मैं खुद पुलिस में हूँ। ये सुनकर रीमा ने बेयकीनी से दीपक को देखा, जैसे उसे उसकी बात पर यकीन ही ना आया हो। वाकई रीमा के लहजे में हैरत और खुशी थी। दीपक ने कहा, हाँ मैं पुलिस में हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ, मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि ये तीनों ही कातिल हैं। अगर मैं आपकी सुनाई कहानी सुना भी दूं तो कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। दीपक की बातें सुनकर रीमा के चेहरे पर मायूसी फैल गई, मगर दीपक बोला, मैं एक वादा करता हूँ, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसके बाद दीपक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन दीपक यहाँ से वापस चला गया। ठीक 15 दिन के बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। उन्हें बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिले। एक सुबह रीमा के घर के बाहर से तीनों की जली हुई लाशें मिली। पता नहीं कैसे बात सारे गांव में फैल गई कि उसने इंतकाम लिया है। लोग कहने लगे उन्हें उसकी माँ की आत्मा ने मारा। उसके साथ दुष्कर्म करके इन लोगों ने उसे मारकर उसके घर में दबा दिया था। गाँव के लोगों ने इस बात की तहकीकात के लिए रीमा के घर में बने कमरे की खुदाई की। वहाँ से 2 ढांचे मिले। दीपक कई महीनों के बाद दोबारा अपनी बुआ से मिलने आया। रीमा के घर के सामने से गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र उस घर की तरफ उठ गई, मगर वहाँ कुछ नहीं था और वो जानता था कि रीमा अब उसे कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी और उसे इंसाफ मिल चुका था। असल में दीपक ने अपने साथियों की मदद से उन तीनों को अगवा कर लिया था। फिर उस रात का सारा किस्सा हूबहू सुनाया और वो उछल पड़े। वो ये समझ रहे थे कि किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है, मगर वो भूल गए थे कि जो ज़मीन के अंदर तक का हाल जानता है वो उसकी उस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता है। पीड़ित चाहे कोई भी हो, ईश्वर के नज़दीक पीड़ित ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि वो इंसाफ ना दिलाए? दीपक ने रीमा के कहने पर उनको आग लगाई थी। वो लोग रीमा को नहीं देख सकते थे, इसलिए नहीं जान पाए कि दीपक को किसने बताया। उसके मरते ही रीमा ने दीपक को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गई। ऊपर वाले ने उस रात शायद इसलिए गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया था कि दीपक लेट हो जाए और रीमा से मिले। कभी कभी जो काम देखने में किसी और के लिए बुरा होता है, वही काम दूसरे के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, ये ईश्वर ही बेहतर जानता है। बेशक उसके रंग नहीं जानता इंसान सिर्फ अपना सोचता है और परमात्मा पूरे संसार का। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।